हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईज की मंथली मैगजीन को, जो कि सितंबर 2023 के करंट अफेयर का पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने इसके काफ़ी सारे मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है साइंस एवं टेक्नोलॉजी। साइंस एवं टेक्नोलॉजी के संदर्भ में पढ़ते हैं। इसके संदर्भ में जानेंगे कि सितंबर माह में क्या समसामयिक घटनाक्रम रहा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक के बारे में जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से इसके अंतर्गत टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले तो एक टॉपिक के बारे में विस्तृत में परिचर्चा देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है आदित्य L1 मिशन के बारे में है। फिर आता है चंद्रयान 3 टाइडल लॉकिंग के बारे में, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में, वेनेडियम के बारे में, वायु गुणसूत्र में, जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में है। फिर आती है संक्षिप्त सुर्खियाँ, जिसमें हाइपरलूप के बारे में आएगा। फिर उसमें आएगा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, दूरसंचार प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के संदर्भ में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में WHO की उच्च रक्तचाप रिपोर्ट आएगी। फिर आएगा गुजरात घोषणा पत्र के बारे में, स्क्रब टाइफस रोग के बारे में, तस्मानियाई बाघ के RNA का अध्ययन के संदर्भ में, डॉली भेड़ के बारे में और ब्रह्मांड विस्तार से जुड़े विवादों के संदर्भ में और CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में। फिर आएगा नासा के ओरिसिस रेस्क क्षुद्र ग्रह सैंपल कैप्सूल के बारे में और स्लिम एक्सेसरीज के बारे में और मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्च एक्सपेरिमेंट के बारे में, जुनू मिशन के बारे में और K218b एक्सो प्लेनेट के संदर्भ में आएगा। फिर आएगा मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टांस और सुपर ब्लू मून के बारे में। इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके टॉपिक हैं। चलिए तो एक एक टॉपिक के बारे में विस्तृत में पढ़ते हैं और इन टॉपिक को कवर करते हैं। पहला हमारा टॉपिक आता है आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 के बारे में जानते हैं कि इसरो में क्यों रहा। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को सफलतापूर्वक सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया हुआ था। यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित वेधशाला श्रेणी का पहला भारतीय सौर मिशन है। अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि 18 सितंबर को इसरो ने ट्रांसलैग्रेंजर पॉइंट फर्स्ट इंसर्शन चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस चरण के बाद हम अंतरिक्षयान को अपने लक्ष्य में L1 लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने के लिए लगभग 110 दिन लगेंगे। साथ ही सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने वैज्ञानिक डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू किया है और यह उपकरण आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंटल पेलोड का एक हिस्सा है। स्टेप्स में 6 सेंसर लगे होते हैं। इनमें से प्रत्येक सेंसर अलग अलग दिशाओं में सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयनों के बारे में आंकड़े जुटाएगा। पृथ्वी की कक्षाओं की यात्रा के दौरान एकत्र किए गए डेटा से वैज्ञानिकों में मुख्य रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, उनके आसपास के ऊर्जावान कणों के प्रभाव को समझने में मदद करता है और आदित्य L1 मिशन के पूरे जीवन काल में स्टेप्स आंकड़े को जुटाता है। स्टेप्स मतलब सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। चलिए तो जानते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में कि यह मिशन के संदर्भ में जानते हैं कि आदित्य L1 मिशन का पहले नंबर पर तो प्रक्षेपण यान के संदर्भ में देखते हैं कि इसके लिए PSLV C-57 के तहत इस्तेमाल किया गया है। S-25 मिशन है, जिसमें PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया जाता है। इससे सूर्य तथा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। इस मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्यों पर एक नज़र डालें तो यह सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का एक अध्ययन करता है, जिसमें क्रोमो स्फेरिक और कोरोनल हीटिंग, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा, कोरोनल मास इंजेक्शन की परिघटना और सौर लपटों के पीछे की भौतिकी का अध्ययन करना होता है। सूर्य से आने वाले आविष्कृत ऊर्जावान कण के पीछे की भौतिकी को समझने के क्रम में डेटा एकत्र करने हेतु इन सीटू पार्टिकल और प्लाज्मा एनवायरमेंट का अवलोकन किया जाता है। सूर्य की अलग अलग परतों, जिसमें क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कोरोना में होने वाली प्रक्रियाओं को क्रम का अध्ययन और निरीक्षण करना और अंततः सौर विकिरण की विस्फोटक को जन्म देते हैं तथा अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे सौर पवन की उत्पत्ति, उनके संगठन और गति अध्ययन इसके अंतर्गत करना इत्यादि आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में है। चलिए तो जानते हैं आदित्य L1 के साथ अपने कौन कितने पेलोड ले गया था। इनके संदर्भ में जानते हैं कि आदित्य L1 जो अपने साथ में 7 पेलोड को ले गया था, जिनमें 5 इसरो के और 2 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के शामिल रहे। रिमोट सेंसिंग पेलोड के बारे में जानें तो रिमोट सेंसिंग पेलोड एक विजुअल एमिशन लाइट इन कॉर्नोग्राफ है। दूसरा आता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा आता है सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर आता है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। इन सीटू पेलोड के बारे में कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट
फिर आता है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य, एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर इसके अंतर में ये इन सीटू पेलोड के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं इसके संदर्भ में आखिर कि इस शब्दावली को जानें जो कि कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में, कि यह क्या होता है। यह सूर्य के बाहरी वायुमंडल के कोरोना में होने वाले चुंबकीय प्लाज्मा की व्यापक विस्फोट है जो अंतरिक्ष में काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं। सोलर फ्लेयर के बारे में, ये सौर कलंक से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के तीव्र विस्फोटक होते हैं और ये हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक घटनाएं भी होती हैं। आप जानते हैं कि इसके लेयर में ये सूर्य है। सूर्य के संदर्भ में ये लेयर को दिखाया गया है कि इसमें कौन कौन सी लेयर के संदर्भ में है, कि जिसमें पहली आती है सरफेस फोटोस्फेयर, फिर आता है सन स्पॉट, ये बने हुए हैं, ये फ्लेयर है, तथा क्रोमोस्फेयर है, ये कोरोना होता है, तथा कोरोनल होल होता है और प्रोमिनेंस होता है। और इसमें इसके जो परतें बताई गई हैं जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर है, फिर रेडिएटिव स्ट्रक्चर और कन्वेक्टेड स्ट्रक्चर इसके संदर्भ में ये सन की लेयर को बताया गया। आप जानते हैं कि आखिर इस मिशन विशेष क्यों रहा है। इस मिशन के विशेष रहने के पीछे कारण पहला आता है कि यह पहली बार नियर अल्ट्रावायलेट सूर्य के प्रकाशमय वलय सोलर डिस्क का अवलोकन करेगा और यह CME त्वरण प्रणाली जिसका लगातार अवलोकन संपन्न नहीं है के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस की सहायता से CME और सोलर फ्लेयर्स का पता लगाकर सटीक अवलोकन और डेटा प्रदान करेगा तथा यह बहुदिशा आधारित अवलोकन की सहायता से सौर पवन की डायरेक्शनल और एनर्जी NSO ट्रॉपी का अध्ययन करेगा। लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में जाने तो इस बारे में जानने के लिए इसमें यह दो पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के संदर्भ में लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां पर स्थापित पिंड या उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बना रहता है। और सरल शब्दों में देखा जाए तो लैग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष में वह स्थान होता है जहां दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस स्थान का प्रयोग अंतरिक्षयान उपग्रहों को दो पिंडों के बीच मध्य न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में बने रहने के लिए किया जाता है। सूर्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के कुछ 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं जिनमें L1, L2, L3, L4, L5 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट इमेज में दिखाए गए हैं जिसमें 5 लैग्रेंज पॉइंट में से 3 L1, L2, L3 अस्थिर होते हैं और 2 L4, L5 स्थिर होते हैं। अस्थिर लैग्रेंज बिंदु बड़े द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है तथा यह स्थिर लैग्रेंज में बड़े द्रव्यमान वाले दो पिंडों के केंद्रों में जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा के आधार पर निर्मित दो समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष पर होते हैं। इनके महत्व को जाने तो यह सूर्य पृथ्वी जैसी दो पिंडों वाली प्रणालियों के लिए अंतरिक्ष मिड पॉइंट्स को स्थापित उपग्रह अपने नियत स्थान पर बने रहते हैं और यहाँ पर स्थित उपग्रह में ईंधन की खपत भी कम होती है। L1 पॉइंट कक्षा में उपग्रह स्थापित करके बिना किसी अवरोध या परिघटना के सूर्य का लगातार अवलोकन करना संभव होता है। अब आता है इसकी क्रियाविधि के बारे में कि लैग्रेंज पॉइंट पर दो विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और छोटे पिंडों को उनके साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल दोनों बराबर होते हैं। इनके अन्य मुख्य तत्वों में देखा जाए कि लैग्रेंज पॉइंट का नाम इटली के जन्मे फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है। लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट या सूर्य पृथ्वी के मध्य एक काल्पनिक रेखा पर स्थित होता है जो पृथ्वी से L1 की दूरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी के लगभग 1% होती है। सोलर डे हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन को L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। यह नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसको निष्कर्ष के तौर पर समझा जाए तो इसरो का यह महत्वाकांक्षी मिशन वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाने और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब आता है चंद्रयान 3 टाइटल लॉकिंग के बारे में कि सुर्खियों में हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रमा पर सूर्योदय होते ही रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश की गई है। गौरतलब है कि इन्हें चंद्रमा की राशि सुरक्षित रखने के लिए स्लीप मोड में डाल दिया गया था। अन्य संबंधित तथ्यों को जाने कि इसके अंदर में पहला आता है कि चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर को सौर ऊर्जा से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि के दौरान इन्हें लैंड करने की योजनाएं बनाई गई हैं। चंद्रमा पर दैनिक अर्थात चंद्रमा पर दिन और रात की अवधि के दौरान तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव रहता है और इसके चलते चंद्रयान 3 मिशन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चंद्रमा पर रात के समय बेहद कम तापमान पर काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि के समाप्त होने से थोड़ा पहले लैंडर और रोवर को हाइबरनेशन मोड या स्लीप मोड में डाल दिया जाता है। यदि लैंडर या रोवर को हाइबरनेशन मोड से एक्टिव मोड में डालने में सफलता होती है तो इससे भावी अंतरिक्ष अभियानों के इसरो की लैंडर रोवर तकनीक के उपयोग में मान्यता मिल जाएगी।
अब आता है इसके संदर्भ में कि चंद्रमा की रात की अवधि के प्रभाव के बारे में जानते हैं, जिसमें मिशन पर प्रभाव और उसके संदर्भ में अनुसंधान पर वित्त पोषण के बारे में जानते हैं कि मिशन पर प्रभाव। इस दौरान अत्यधिक कम ताप के कारण अंतरिक्षयान पर प्रणालियां खराब हो जाती हैं। लैंडर और रोवर को रात की अवधि के लिए कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सौर ऊर्जा के अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोत की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के अन्य स्रोतों में परमाणु ऊर्जा स्रोत, रिएक्टर और रेडियो आइसोटोप ऊर्जा स्रोत सबसे बेहतर साबित होते हैं। अनुसंधान पर वित्त पोषण में कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए मान लीजिए कि चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु गर्म हो जाती है तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ऊष्मा का चालन नहीं होने से वह शीघ्र नष्ट ठंडी नहीं हो पाती है। अतः चंद्रमा पर हर वस्तु के गर्म होने और ठंडा होने का अपना अलग समय होता है। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा की चट्टानों को गर्म होने और ठंडा होने में चंद्रमा की मिट्टी की तुलना में अधिक समय लगता है, और गर्म एवं ठंडा होने की अलग अलग दरों में हम चंद्रमा पर ऐसे क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं जहाँ बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं। इसके संदर्भ में आता है, आप जानते हैं इसके अन्य संबंधित तथ्यों में आता है। पहला आता है कि चंद्रयान 3 मिशन रोवर और लैंडर सौर ऊर्जा से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि के दौरान इसे लैंड करने की योजना बनाई गई थी। चंद्रमा पर दैनिक अर्थात चंद्रमा पर दिन और रात की अवधि के दौरान तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव रहता है, और इसके चलते चंद्रयान 3 मिशन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चंद्रमा पर रात के समय बेहद कम तापमान पर काम करना मुश्किल होगा। इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि के समाप्त होने से थोड़ा पहले लैंडर और रोवर को हाइबरनेशन मोड पर स्लीप मोड में डाल दिया जाता है, और यदि लैंडर और रोवर को हाइबरनेशन मोड में एक्टिव मोड में लाने में सफलता हासिल होती है तो इसे भावी अंतरिक्ष अभियानों के लिए इसरो की लैंडर रोवर तकनीक के उपयोग को मान्यता मिल जाएगी। अब आता है, अब जानते हैं चंद्र दिवस के बारे में। चंद्र दिवस के बारे में जानें कि इसके संदर्भ में देखते हैं कि चंद्रमा पर एक औसत सौर दिवस यानी चंद्र दिवस वह समय होता है जहाँ चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा पर एक औसत सौर दिवस 29.5 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है, और पृथ्वी पर एक औसत सौर दिवस 24 घंटे के बराबर होता है। इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि और रात की अवधि में 14 दिन का समय होता है, जो कि 24 घंटे का एक दिन होता है। अब आता है चंद्रमा पर तापमान के बारे में जानते हैं कि चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास दिन की अवधि का तापमान 250 डिग्री से फ़ारेनहाइट होता है, तथा रात की अवधि का तापमान -208 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसके संदर्भ में आता है, यह उच्च दैनिक तापांतर चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति और पृथ्वी के साथ चंद्रमा के ज्वर या बंधन या टाइटल या लॉकिंग के कारण होता है। वायुमंडल की उपस्थिति में ऊष्मा का प्रसार पूरे ग्रह पर हो जाने के कारण चरम तापमान की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अब आता है टाइडल लॉकिंग के बारे में। टाइडल लॉकिंग का तात्पर्य चंद्रमा द्वारा अपनी धुरी पर घूर्णन करने वाले लगने वाला समय और पृथ्वी परिक्रमा करने में लगने वाला समय दोनों बराबर होते हैं, तथा यह चंद्रमा तथा पृथ्वी दोनों एक दूसरे पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अब आता है टाइडल लॉकिंग के प्रमाणों के बारे में जानें तो इसके संदर्भ में परिणाम को जानते हैं। तो इसमें पहला आता है कि इसके चलते हमें चंद्रमा में केवल एक ही भाग दिखाई देता है, और यह चंद्रमा का एक भाग ही हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है, और जबकि दूसरा भाग पृथ्वी की ओर कभी भी नहीं आता है। इसलिए पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा के दो भाग होते हैं। पहला आता है सम्मुख भाग, जिसे नियर साइड कहा जाता है। दूसरा आता है मुख भाग, जिसे फार साइड कहा जाता है। सम्मुख साइड या नियर साइड वह होता है जहाँ पर चंद्रमा का वह भाग शामिल होता है जो जहाँ से पृथ्वी दिखाई देती है, और विमुख साइड वह होता है जहाँ पर शामिल पृथ्वी कभी दिखाई नहीं देती है। चंद्रमा के विमुख भाग पर अमावस्या के दौरान सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वह लगभग पृथ्वी के 14 दिन तक जारी रहता है, और जब तक 1959 में सोवियत संघ द्वारा यान लूना 3 द्वारा इस तस्वीर की नहीं ली गई थी, तब तक इसमें भाग की स्थलाकृतिक विशेषताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 1968 के अपोलो 8 मिशन में सवार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के इस भाग को अपनी आंखों में देखने वाले पहले इंसान थे। अब जानते हैं आकार के प्रभाव के बारे में कि यह दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दोनों पिंडों के आमने सामने वाले भागों पर अधिक प्रभाव डालता है, और इसके चलते दोनों पिंडों के आकार में फैलाव और विकृति देखने को मिलती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के आकार को विकृत करता है, और इसी प्रकार विकृति पृथ्वी के महासागरों में भी देखने को मिलती है, जिसके चलते बारी बारी में ज्वार भाटे आते हैं। फिर आता है धीमा घूर्णन के बारे में कि टाइडल लॉकिंग के कारण पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो जाता है। चंद्रमा के निर्माण के समय इनका घूर्णन आज की तुलना में काफ़ी तीव्र था, और पृथ्वी की घूर्णन गति भी धीमी हो रही है, जिसका मुख्य कारण चंद्रमा के साथ टाइडल लॉकिंग प्रभाव है और चंद्रमा पर बसने की संभावना है। चंद्रमा पर उच्च दैनिक तापांतर के चलते यहाँ बसना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
अब आता है ब्रह्मांड में टाइडल लॉगिंग के बारे में। टाइडल लॉगिंग के बारे में जाने कि यह सौरमंडल के सभी बड़े चंद्रमा और अपने ग्रहों के साथ टाइडल लॉगिंग में बंधे हुए होते हैं। हालांकि ये बड़े चंद्रमा अपने अस्तित्व के समय से कई कक्षाओं में परिक्रमा करने के बाद अपने ग्रह के साथ टाइडल लॉगिंग प्रणाली में व्यवस्थित हो गए हों। कुछ बाइनरी तारे टाइडल लॉगिंग के एक दूसरे में बंधे हुए हैं और इसके अलावा इस बात के भी प्रमाण मिले हैं जो हमारे सौरमंडल से बाहर कई ग्रह अपने तारे के साथ टाइडल लॉगिंग में बंधे हुए हैं। अब आता है बैटरी भंडारण या बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास में व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण की एक योजना को मंजूरी दी हुई है। इसके संदर्भ में जाने की योजना के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इस योजना को 2030 से 2031 तक 4000 मेगावाट BESS परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है तथा यह पूंजीगत लागत के 40% तक वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा और यह समर्थन BGF के रूप में बजटीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। BGF एक मुश्त और अस्थगित अनुदान होता है और प्रायः यह अनुदान आर्थिक रूप से उचित किंतु फंडिंग की कमी वाले अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य 5.5 से 6.60 रुपये प्रति क्विंटल किलोवाट घंटा की लेवेनाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज प्राप्त करना है। इससे बिजली की अधिकतम मांग के दौरान बिजली की आपूर्ति करने के लिए भंडारित नवीनीकरण ऊर्जा को एक व्यवहार्य किफायती विकल्प बनाया जा सकेगा। लेविनाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र के संपूर्ण उपयोग अवधि के लिए विद्युत उत्पादन की वर्तमान औसत लागत की माप होती है तथा डिस्कॉम में BESS परियोजना क्षमता की लगभग 85% उपलब्ध कराया जाएगा ताकि बिजली ग्रिड में नवीनीकरण ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाया जा सके और बिजली की बर्बादी को कम किया जा सके। BGF अनुदान के लिए BESS डेवलपर्स का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत किया जाएगा जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं में समान अवसर को बढ़ावा मिलेगा। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि विद्युत ऊर्जा भंडार के बारे में जानते हैं जिसमें आता है कि यांत्रिक एक आता है, दूसरा विद्युत रासायनिक, फिर आता है विद्युत, फिर आता है रासायनिक। यांत्रिक के अंतर्गत आता है पम्प्ड हाइड्रो, फ्लाई फ्यूल और कंप्रेस्ड एयर आता है। विद्युत रसायन में द्वितीयक बैटरी आती है, द्वितीयक बैटरी जो कि लेड एसिड की बनी होती है, फिर आती है द्वितीयक बैटरी और फिर उसके बाद फ्लो बैटरी आती है। विद्युतीय के अंतर्गत डबल लेयर कैपेसिटेटर आता है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, इसमें आता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तापीय थर्मल के अंतर्गत सेंसिबल हीट स्टोरेज इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके संदर्भ में जाते हैं कि BESS होता क्या है। यह एक प्रकार का विद्युत रासायनिक भंडारण प्रणाली होती है। इसके तहत बिजली की भंडारित करने के लिए अलग अलग विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है और ऊर्जा क्षेत्रक व ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कई उपयोग होते हैं। इन उपयोग न या तो स्वतंत्र रूप से किया जाता है या फिर उत्पादन, पारेषण या वितरण में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। BESS के प्रकार स्टैंडर्ड या नॉन फ्लो बैक्टीरिया होती हैं। इनमें इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई प्लेटों की युग्म होते हैं। इन दोनों प्लेटों को अलग अलग करने के लिए इनके बीच कुचालक सामग्री होती है और इसमें लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी और सोडियम सल्फर बैटरी इसके अंतर्गत आती है। फ्लो बैटरी के बारे में, फ्लो बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के टैंक और मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है जैसे रेडॉक्स फ्लो बैटरी और हाइब्रिड फ्लो बैटरी इसके अंतर्गत आती है। अब आता है BESS के घरेलू विनिर्माण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके आर्थिक क्षेत्र को देखा जाए तो इसमें बैटरी के सेल में आयात में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा भंडार को देश के बाहर जाने से रोका जा सकेगा। दूसरा आता है सामाजिक, इसके अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रमों, इनक्यूबेटर सेंटर और उद्यमिता के लिए अवसर बढ़ेंगे। फिर आता है पर्यावरण के संदर्भ में, इसमें पंचामृत लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी और गौरतलब है कि पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा UNFCCC के COP26 के दौरान की गई थी। भारत में बैटरी विनिर्माण के समक्ष चुनौतियों के बारे में जाने तो इसमें आता है पहला कि कच्चे माल की उपलब्धता का होना है। भारत में इलेक्ट्रोलाइट विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख घटक हैं जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, बैटरी ग्रेड के ग्रेफाइट का भंडारण बहुत कम होता है। उपयुक्त कच्चे माल के प्रमुख उत्पादक के देशों के साथ भारत की कोई विशेष साझेदारी और द्विपक्षीय समझौते नहीं होते। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया निकल, लिथियम, चिली लिथियम और ब्राजील निकल आदि होता है। नीतियां और विनिमय के संदर्भ में नीतिगत अनिश्चितता जैसे कर संबंधी छूट को अचानक बंद करना और त्वरित मूल्यह्रास संबंधी लाभ में कमी करना आदि होता है।
प्रौद्योगिकी और मटेरियल साइंस के संदर्भ में देखा जाए कि प्रौद्योगिकी पेटेंट के चलते आवश्यक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और जानकारी के आदान प्रदान का अभाव भी एक प्रमुख बाधा है। इसमें स्थानीय घरेलू स्तर पर हासिल की गई तकनीकी विशेषज्ञता का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। एडवांस सेल और बैटरी विनिर्माण के लिए आवश्यक अनुसंधान हेतु उच्च गुणवत्ता वाली अनुसंधान एवं विकास संबंधी अवसंरचना का अभाव होता है। राज्य स्तर पर स्वदेशी बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देने के मामले में इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऊर्जा भंडारण संबंधी नीतियों और समर्पित घटकों का अभाव देखा जाता है। अब आता है कि भूप्रकृति भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम आयस्क के भंडारण का अनुमान लगाया गया। अब आता है इसके संदर्भ में वित्त पोषण में कि इसका वित्त पोषण बैंक या वित्तीय संस्थान तकनीकी विशेषज्ञता और मानकीकृत वित्तीय मॉडल की कमी के कारण नई तकनीकों के लिए ऋण प्रदान करने से हिचकिचाते हैं। साथ ही विनिर्मित उत्पाद सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा खरीदे जाने संबंधी निश्चितता और गारंटीकृत बाजार के अभाव के कारण वित्त पोषण की समस्या और बढ़ जाती है। अन्य विभिन्न चुनौतियों में देखा जाए तो इसके संदर्भ में ऐसी संभावना होती है कि लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण बाजार में उछाल के कारण लेड एसिड प्रौद्योगिकी की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित करते हैं, जिससे लेड एसिड प्रौद्योगिकी से जुड़े लाभों की आजीविका प्रभावित होती है और घरेलू उद्योग के संरक्षण प्रदान करने की जरूरत होती है ताकि वे चीन से आयातित सस्ते और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के सामने टिक सके। अब आता है आगे की राय में देखते हैं, जिसमें पहला आता है कि मांग पैदा करना, कि यह ऊर्जा भंडारण और बैटरी ऊर्जा भंडारण को अपनाने के लिए डिस्कॉम ट्रांसमिशन कंपनियों की आसान ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे ई बसों, ई कैब, ई ऑटो की मांग बढ़ाने के उपाय होते किए जाने चाहिए। फिर आता है चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम, फिर आता है कराधान और फिर आता है पुनर्चक्रण और संधारणीयता, जिसके अंतर्गत आता है कि यह विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही BESS एंड ऑफ लाइफ की जगह चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को डिजिटल बनाना चाहिए। फिर आता है भारत में BESS के अंतर्गत आरंभ की गई पहलों के बारे में जानें, कि इसके अंतर्गत विद्युत मंत्रालय ने 2022 में जनवरी 2022 में ऊर्जा भंडारण प्रणाली को जनरेटर, ट्रांसमीटर और डिस्ट्रीब्यूशन घटक के रूप में कानूनी दर्जा दिया हुआ है तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए मौलिक दिशा निर्देश अधिसूचित किए हुए हैं तथा विद्युत मंत्रालय के द्वारा 2023 में ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा जारी की हो। BESS क्षेत्रीय में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 लागू किए गए हैं। अब आता है वेनेडियम के बारे में कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने गुजरात में खंबात की खाड़ी में वेनेडियम की खोज की और वेनेडियम एक क्रिटिकल मिनरल है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार के रूप में खोज की गई थी। यह खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा का सृजन करना, अपडेट करना और खनिज संसाधनों का आकलन करना और उनको हवाई या समुद्री सर्वेक्षण करना होता है। यह विविध भू तकनीकी, पर्यावरणीय तथा प्राकृतिक खतरों के अध्ययन, हिमनद विज्ञान, सिस्मेटोटॉक्सनिक आदि का संचालन करना होता है। मौलिक अनुसंधान पर अध्ययन को बढ़ावा देना है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय में आता है लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, सीलिंग और कोलकाता आता है। फिर आता है इसके बाद अन्य संबंधित तथ्य में आता है, जिसमें पहला आता है खंबात की खाड़ी के लिए नए नमूनों में जिसे टाइटेनो-मैग्नेटाइट या वेनेडियम युक्त अयस्क पाया जाता है। टाइटेनो-मैग्नेटाइट वेनेडियम का एक प्राथमिक स्रोत होता है, जिसमें दुनिया का 88% वेनेडियम टाइटेनो-मैग्नेटाइट से ही प्राप्त होता है। जब पिघला हुआ लावा तेजी से ठंडा हो जाता है तो टाइटेनियो-मैग्नेटाइट का निर्माण होता है। GSI के अनुसार खंबात की खाड़ी में बेसाल्ट लावा में निर्मित दक्कन के पठार से बहकर आने वाली नदियों और तापीय नदियों में अवसाद तलछट का जमाव होता है और पहली बार भारत के अपतटीय तलछट में वेनेडियम की मौजूदगी का पता चला हुआ है। अब आता है कि इसके संदर्भ में कि वेनेडियम के बारे में क्या होता क्या है। वेनेडियम एक रासायनिक तत्व होता है। इसके रासायनिक संकेत और परमाणु संख्या 23 होती है। इसे ट्रांजैक्शन मेटल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ट्रांजैक्शन मेटल क्या होता है? ये धात्विक तत्व होते हैं जो आवर्त सारणी के दोनों किनारों के बीच एक पुल या ट्रांजैक्शन के रूप में कार्य करते हैं।
यह भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक तत्व होता है। यह महाद्वीपीय भूपर्पटी में पाए जाने वाले शीर्ष तत्वों के 22वें स्थान पर आता है। यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में साफ उपलब्ध है तथा इसकी उपलब्धता शायद ही कभी प्रकृति में मूल तत्व के रूप में पाया जाता है। हालांकि मैग्नेटाइट, बेनाडाटाइट, कार्नोटाइट, पेट्रोनाइट सहित लगभग 65 अलग अलग खनिजों में पाए जाते हैं। इसे सूर्य की किरणों और कभी कभी तारों के प्रकाश में स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से खोजा जाता है। फिर आता है भौतिक गुणधर्म के बारे में जाने कि मारक परिस्थितियों में यह सख्त और चांदी से धूसर रंग की धातु होती है, बहुत अधिक तन्य होती है, साथ ही अगाध वर्ण भी होती है और पत्ती पत्ती सीट भी बनाई जाती है जिसे जंगरोधी भी होती है। कमरे के तापमान में जल या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब जानते हैं वेनेडियम के भंडार वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। वेनेडियम का विश्व में भंडार ब्राजील में दुनिया के वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उसके बाद आता है रूस, फिर दक्षिण अफ्रीका आता है और ब्राजील में कुल वैश्विक निर्यात का 1/4 हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास है और चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है। फिर आता है कि भारतीय खान ब्यूरो ने कि भारत में वेनेडियम के कुल अनुमानित भंडार में लगभग 24.63 मिलियन टन अनुमानित है। यह 2021 में अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार पाए गए। अब आता है वेनेडियम के उपयोग के बारे में। उपयोग के संदर्भ में जानें कि इसके ऊर्जा संरक्षण में देखा जाए तो इसका उपयोग वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी में किया जाता है। यह एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी है जिसका उपयोग नवीनीकरण ऊर्जा प्रणालियों में बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए किया जाता है। स्टील विनिर्माण के संदर्भ में स्टील उत्पादन में एक मिश्र धातु के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्टील की मजबूती, कठोरता और ऊष्मा प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। ढलवा लोहे में 0.15 वेनेडियम के मिश्रण में उसकी मजबूती 10 से 25% तक बढ़ जाती है तथा यह एक उत्प्रेरक में वेनेडियम यौगिकों का उपयोग रसायनों, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों के उत्पादन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है। परमाणु रिएक्टर संदर्भ में देखा जाए कि वेनेडियम मिश्र धातुओं का उपयोग परमाणु रिएक्टर में भी किया जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन अवशोषित करने से संबंधित गुण कम होते हैं। औषधीय उपयोग में इसका उपयोग प्री डायबिटीज और डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। फिर आता है कि वेनेडियम से संबंधित चिंताओं के बारे में जानते हैं कि इसका व्यावसायिक जोखिम के संदर्भ में देखा जाए तो वेनेडियम ऑक्साइड के संपर्क में आने पर मानव के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है पर्यावरण संबंधी के संदर्भ में देखें कि यह अनुपयुक्त ढंग से निपटान करने में मृदा और जल प्रदूषण का हो सकता है। फिर आता है इसके संदर्भ में देखा जाए कि इसकी आपूर्ति, वेनेडियम की आपूर्ति और उत्पादन पर कुछ ही देशों का वर्चस्व रहता है। फिर आता है कि सीमित तकनीकी विकास के संदर्भ में बैटरियों को अपनाने की दिशा में प्रयास अभी भी प्रारंभिक चरण में होते हैं। तो यह वेनेडियम के उपयोग से संबंधित प्रमुख चिंताएं होती हैं। अब आता है इसके संदर्भ में कि इसमें वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में जानते हैं कि यह एक प्रकार की रिचार्जेबल फ्लो बैटरी है। यह वेनेडियम आयनों का सक्रिय रूप में उपयोग किया जाता है। यह वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा को 2 इलेक्ट्रोलाइट पेट्रेक्स में संग्रहित करती है जो बैटरी सेल के रूप में युग्म से जुड़ी हुई होती है। वेनेडियम का ऑक्सीकरण 4 अलग अलग अवस्था में होता है। यह वेनेडियम की एक अनूठी विशेषता होती है और सभी 4 अवस्थाओं में से प्रत्येक में वेनेडियम एक अलग विद्युत आवेश होता है जिसका उपयोग भंडारण के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। फिर आता है कि वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में कि इसका ऊर्जा घनत्व जो होता है और कम ऊर्जा घनत्व होता है तथा उच्चतर ऊर्जा घनत्व होता है लिथियम आयन बैटरी में। फिर आता है इसका जीवन काल जो VRFB में लंबा जीवन चक्र होता है। 4 डिस्चार्ज साइकिल की अधिक संख्या होती है। समय के साथ क्षय होना, क्षमता खोते जाना होता है। लागत के संदर्भ में प्रारंभिक लागत अधिक होती है जबकि लंबी अवधि की किफ़ायती होता है। प्रारंभिक लागत इसकी कम होती है। संधारणीयता के संदर्भ में देखा जाए तो VRFP एक कम अपशिष्ट और पुनर्चक्रण वो योग्य होता है। लिथियम आयन बैटरी जो होती है उच्च निपटान लागत की होती है। VRFP की जो सुरक्षा होती है वह सुरक्षित है लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग किया जाता है जबकि वह ज्वलनशील नहीं होता है और लिथियम आयन बैटरी में कम सुरक्षित है क्योंकि इसमें ज्वलनशील इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। VRFP जो है वह क्षमता को बढ़ाते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट के भंडारण हेतु बड़े आकार के टैंक लगाए जाते हैं तथा इसका निपटान जो होता है वह कठिन होता है। अब आता है इसको निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए कि वेनेडियम की बढ़ती उपयोगिता के कारण इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद है। VRFP एक नवीनीकरण, संधारणीय और अत्यधिक सुरक्षित ऊर्जा भंडारण प्रणाली के रूप में कार्य करने में सक्षम है। यह क्षमता इसे एक महत्वपूर्ण तकनीकी बनाती है तथा वेनेडियम की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास शुरू करने होंगे। फिर आता है कि वायु गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने
लॉन्ग रीड अनुक्रमण तकनीक के जरिए वाई गुणसूत्र को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। वाई अंतिम मानव गुणसूत्र जिसे एक सिरे से दूसरे सिरे में टेलोमेयर टू टेलोमेयर तक अनुक्रमित किया जाता है। टेलोमेयर डीएनए के अनुक्रमों और प्रोटीन की बनी एक ऐसी संरचना होती है जो गुणसूत्रों के सिरों पर पाई जाती है और उनकी रक्षा करती है। अब जानते हैं इसके संदर्भ में कि हमारी समझ के वाई गुणसूत्र संबंधी जीन में आई बदलावों के चलते होने वाले रोगों के बारे में और बेहतर हो जाती है। वाई गुणसूत्र को नष्ट होने से कैंसर, अल्जाइमर और हृदय रोग खतरा बढ़ जाता है। अब आता है आइए गुणसूत्र और उनके अनुक्रम के बारे में जानते हैं। इनके संदर्भ में जानें कि गुणसूत्र क्रोमोसोम डीएनए की एक एकल अणु और प्रोटीन से बने धागे जैसी संरचनाएं होती है और इनका मुख्य कार्य एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जीनोमिक से जानकारी को पहुंचाना होता है। यह गुणसूत्र वस्तुतः पादपों और प्राणियों में कोशिकाओं के केंद्र के न्यूक्लियस से बनते हो और मनुष्य में 22 गुणसूत्र आलैंगिक गुणसूत्र होते हैं और एक युग्म लिंग निर्धारक गुणसूत्र का होता है। अर्थात मनुष्य में कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 या जोड़े में होते हैं। फिर आता है जीनोम अनुक्रमण के बारे में जानते हैं कि डीएनए के स्टैंडर्ड में क्षार युग्म में सटीक क्रम का पता लगाने के लिए अनुक्रमण का सिंक्रोसिस कहा जाता है। जीनोम अनुक्रमण के तरीकों को देखें कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि शॉर्ट रीड अनुक्रमण के बारे में। यह अनुक्रमण करने से पहले जीनोम को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। आमतौर पर 50 से 300 गुना क्षार युक्त होता है। इस तकनीक का उपयोग बहुलता वाले विशिष्ट अनुक्रमों की गणना करने और डीएनए अनुक्रम की विशिष्ट प्रतियों के बारे में जानने आदि के लिए किया जाता है। लॉन्ग रीड अनुक्रमण के बारे में, इसमें डीएनए के खंडों में विभाजित किया जाता है और इन खंडों के अनुक्रमण की टैगिंग की जाती है ताकि प्रत्येक खंड को ट्रैक किया जा सके। हालांकि इन खंडों की लंबाई शॉर्ट रीड अनुक्रमण के खंडों में अधिक होती है और इनमें क्षार युग्मों की संख्या भी अधिक होती है। इसके तहत डीएनए के बड़े खंडों का अनुक्रमण किया जाता है और इस तकनीक की सहायता से डीएनए के बड़े बड़े खंडों के प्राप्त अनुक्रमण संबंधी नतीजों को एक पूर्ण डीएनए अनुक्रम में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। चलिए तो जानते हैं वाई गुणसूत्र के बारे में कि यह वाई गुणसूत्र या लिंग निर्धारण करने वाले दो मानव सूत्रों के गुणसूत्रों में से एक होता है जबकि दूसरा एक्स होता है। मानव जीनोम में 22 युग्म में आलैंगिक गुणसूत्र होते हैं और एक युग्म लिंग निर्धारक गुणसूत्र में महिला एक्स है, पुरुष XY होता है। वाई गुणसूत्र पुरुषों में होता है। वाई गुणसूत्र में SRY या सेक्स डिटर्मिनिंग रिलीजन वाई जीन होते हैं जो वृषण जैसे लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। इसलिए जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र पुरुषों के XY गुणसूत्र से जुड़ जाता है तो नर संतान का जन्म होता है। और वाई गुणसूत्र में काफ़ी मात्रा में बेकार या जंक डीएनए भी होता है जिसमें जंक डीएनए में आनुवांशिक लक्षणों को उत्प्रेरित करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए कोई स्पष्ट कार्य नहीं होने के कारण वाई गुणसूत्र के डीएनए के अधिकांश भाग को व्यर्थ माना जाता है। फिर आता है इसके संदर्भ में कि वाई गुणसूत्र का लगभग 66% भाग जो होता है वह रिपीटेटिव डीएनए से बना होता है और इन रिपीटेटिव डीएनए का जो क्रम होता है वह निर्धारित करने के लिए विशेष डीएनए अनुक्रमण या विश्लेषण तकनीकों की आवश्यकता होती है। वाई गुणसूत्र सभी व्यक्ति वाई गुणसूत्र धारक एक ही पूर्वज की संतान होते हैं जो संभवतः 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए हुए थे और तथा वाई गुणसूत्र पिता से नर संतानों में लगभग बिना किसी बदलाव के स्थानांतरित होता है। इसलिए वाई गुणसूत्र में संबंधित जानकारी विशेष रूप से किसी नर संतान को उसके पुरुष पूर्वजों की वंशावली के साथ प्रत्यक्ष संबंध बेहतर तरीके से वर्णन कर सकता है। अब आता है एक्स और वाई गुणसूत्र के बीच तुलना करें तो इसमें एक्स गुणसूत्र में आता है कि डिम्ब या शुक्राणु दोनों में होते हैं। एक्स के अंतर्गत इसमें केवल शुक्राणु होते हैं। वाई में यह एक्स गुणसूत्र में यह लंबा होता है तथा इसमें वाई में यह छोटा होता है। ये महिलाओं में XS युग्म और पुरुषों में XY के युग्म में होती है और इसमें पुरुषों के एकल युग्म में X के साथ Y का युग्म होता है। ये संपूर्ण मानव जीनोम का 5% हिस्सा कवर करते हैं। ये 2% हिस्सा कवर करते हैं। इसमें XX जीनोटाइप होती है और इसमें XY जीनोटाइप होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर समझा गया कि इसमें वाई गुणसूत्र के अनुक्रमण में मानव आनुवंशिकी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की हैं। यह हमारे वंशक्रम संबंधी अतीत की जानकारी और चिकित्सा के क्षेत्र में भावी संभावित प्रगति का रास्ता खोलता है। अब आता है जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी के बारे में। जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी हाल ही में भारतीय ब्राजील पनामा में आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों का उपयोग करके कुछ परीक्षण किए गए हैं। ये परीक्षण खुले में किंतु नियंत्रित दशाओं में किए गए थे तथा इन परीक्षणों के दौरान मच्छरों की आबादी लगभग 90% की आश्चर्यजनक गिरावट देखी गई है। अब आता है इससे संबंधित तथ्यों में जानते हैं कि हमने जीनोम अनुक्रमण संबंधी तकनीकों में काफ़ी प्रगति हासिल की हुई है। साथ ही आनुवांशिक संशोधनों या बदलाव करने की
हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके चलते हमें मच्छरों के जनन को बाधित करके उनकी आबादी को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने में भी सहायता मिली है। फिर आता है जीडीटी के बारे में। जीडीटी क्या होता है? जीडीटी एक प्रकार का या जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी एक प्रकार की एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक होती है। इस तकनीक को मेंडेलियन वंशानुक्रम के निर्धारित नियमों के बदलने के लिए जीन में संशोधन किया जाता है। सरल शब्दों में समझा जाए तो यह एक प्रकार का आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक होता है और यह तकनीक जीन को संशोधित करती है, जिसके चलते निर्धारित जीन आनुवांशिक रूप से वंशक्रम में शामिल हो जाते हैं। मेंडेलियन वंशानुक्रम वस्तुतः माता पिता से आनुवांशिक लक्षणों में संतान में स्थानांतरित होने के पैटर्न को संदर्भित करते हैं, जिसके घटक में जीन ड्राइव में 3 प्रमुख घटक इसके अंतर्गत आते हैं। जिसके अंतर्गत वह है जीन जिसको किसी जीव में डीएनए के शामिल करना है। डीएनए के काटने के लिए Cas9 एंजाइम। क्रिस्पर एक प्रोग्रामेबल डीएनए अनुक्रम होता है जो यह निर्धारित करता है कि एंजाइम को डीएनए में कहाँ तक काटना चाहिए। क्रिस्पर रिपीटेटिव डीएनए अनुक्रम होती है, जीवाणु की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक घटक होता है और जब किसी जीवाणु पर वायरस हमला करता है तो जीवाणु आक्रमणकारी वायरस के डीएनए टुकड़े या खंडों को अपने क्रिस्पर रीजन में शामिल कर लेता है और बाद में जब जीवाणु फिर से उस वायरस पर हमला करता है तो यह आक्रमणकारी वायरस के डीएनए को नष्ट करता है। Cas9 एक एंजाइम है जो कि आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। यह जीनोम के एक विशेष स्थान पर डीएनए को काटता है। इसका परिणाम 3 घटकों के जरिए इनकोड की गई आनुवांशिक सामग्री को मूल जीन के स्थान पर जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है। इसमें जोड़े गए जीन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिससे ये जीन तेजी से आबादी में फैल जाते हैं और अंततः मूल जीन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उपयोग के संदर्भ में देखा जाए कि जीडीटी का मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस फैलाने के लिए, मच्छरों को खत्म करने के लिए किया जाता है। जीन ड्राइव का उपयोग कृदंतों जैसी आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इससे कुछ संबंधित समस्याएं आती हैं, जिसमें पहली आती है पारिस्थितिकी के संदर्भ में। इसके चलते पारिस्थितिकी तंत्र उनको पर पड़ने वाले दीर्घकालिक व्यवधान जैसे खाद्य जाल का संतुलन बिगड़ने आदि के कारण अनचाहे पारिस्थितिकी परिणाम देखने को मिलते हैं। कानूनी रूप में देखा जाए तो यह जीन ड्राइव के नतीजे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और इसकी संभावना है कि इसका प्रभाव देश की सीमाओं के बाहर भी फैल जाएगा। इसका उपयोग संभावित रूप से जैव आतंकवाद या अन्य दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका इसमें नैतिक और नीतिपरक मुद्दे होती है। तय करना कि किसी प्रजाति को लक्षित किया जाए और जीटीटी के तहत किए गए बदलावों को मूल रूप से वापस नहीं लाया जा सकता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो जीडीटी एक वेक्टर जनित बीमारियों के आक्रामक प्रजातियों जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करते हैं और नैतिक पारिस्थितिक चिंताओं को भी बढ़ाती हैं। जीन ड्राइव के अज्ञात क्षेत्र के कार्य करने हेतु नवाचार और नैतिक जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। इस टॉपिक को फिनिश करने के साथ ही हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, जो कि यह हमारा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में हम इसके संदर्भ में संबंधित संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में पढ़ेंगे और हाइपर लूप के बारे में। इसी के संदर्भ में जो मुख्य पॉइंट है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।